नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण लोग अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। आलम यह है कि नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई महानगरों में जानलेवा स्तर तक प्रदूषण पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही। सांस लेने में परेशानियों के साथ ही कई तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं। ऐसे में शांति और प्रदूषण से बचने के लिए लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल से हमारे संवाददाता कांता पाल की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। गाड़ियों का शोर और प्रदूषण की मार की चपेट में देश के कई राज्य हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई में प्रदूषण ने स्थिति को काफी खराब कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का दम घुटने लग गया है। शहर में गाड़ियों के शोर और प्रदूषण से बचने के लिए लोगों ने अब पहाड़ों की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने इन राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की माने तो महानगरों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण उन्हें पहाड़ों की तरफ आना पड़ रहा है। यहाँ आकर पर्यटक को शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण की सुविधा मिल रही है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुकून है। हेल्थ पे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। दिल्ली में तो मैं बाहर बालकोनी में भी नहीं खड़ा हो जा रहा, इतना पोल्यूशन है, आंखों में जलन हो रही है। यहाँ फ्री माइंड घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपका नैनीताल भी। पोल्यूशन उसी की वजह से बढ़ रहा है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं बन रहा, दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा दिवाली में। इसलिए हम यहीं आगे, हमें जहाँ अच्छा लग रहा है। आने वाले को लिए यही है कि अपना थोड़ा व्हीकल्स कम करिए, जितना हो सकता है पैदल चलिए, पोल्यूशन को कम करो, जैसे भी हो सकता है मदद करो सरकार की भी। हम लोग ही मदद नहीं करेंगे तो कैसे सरकार क्या करेगी? पब्लिक की मदद से ही जाएंगे, सब कुछ हो पाएगा। बहुत साफ है हवा, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। वायरल फैल रहा है तो वो खांसी जुकाम ज़्यादा होती है, यही है तकलीफ, बीमारी ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा भी है और साफ़ है बिल्कुल। वहाँ के बाद तो ये बहुत ही साफ हवा है, फ्रेश है, तो बहुत अच्छा लगता है। पोल्यूशन तो नहीं है। व्हीकल एमिनेशंस जो भी हैं तो उसके लिए व्हीकल्स को ठीक। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम सुहाना है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। वहीं केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा यह है कि मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से अधिक होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक हैं। वहीं पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो पिछले कई सालों से लोग तो दिवाली के बाद लोगों का आने का ट्रेंड शुरू हुआ नैनीताल। इस बार तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बार न्यूज़ में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में तो AQI 800 पार कर गया है दिल्ली एनसीआर में। तो उस वजह से बुकिंग काफ़ी हमारे पास आ रही हैं। ये दिवाली 12 को दिवाली है, 13 के ऑनवर्ड्स काफ़ी बुकिंग्स आ रही हैं गेस्ट के यहाँ पे। तो अच्छी भीड़ होने की संभावना है। लगभग सभी होटलों में बुकिंग्स हैं यहाँ पे नैनीताल में और अच्छी रश होने की चांसेस पर। दिल्ली में तो जैसे न्यूज़ में भी आया था कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे को तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर देखा जाए तो जैसे सुबह और शाम को ऐसा लगता है कि फोग है, पर वो फोग नहीं होती, वो पोल्यूशन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे तो स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी 2 दिन की, और अब तो जैसे दिवाली आ रही है तो उससे तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। और यहाँ बहुत बुरा हाल है जी, सांस भी नहीं ले सकते अब तो। दिवाली तक, दिवाली के आसपास बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे। और यहाँ पे आए तो एकदम नेचुरल हवा, बिल्कुल अलग ही माहौल दिखता है यहाँ पे। तो हम सभी से अपील करेंगे 10-5 दिन वहाँ छोड़ के यहाँ आए अपने घूमने के लिए। सांस लेने, मेरा खुद का गला खराब हुआ है वहाँ। सुबह घूमने जाते हैं, गले जुकाम, सिर दर्द, आंखों में दर्द, ये इफेक्ट होते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली और उसके आसपास के महानगरों की, तो वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो पर्यटक हैं वो अब धीरे धीरे नैनीताल का रुख करने लगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सांस लेने में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अस्थमा के रोगी हैं तो उन्हें भी दिक्कत हो रही है, और जो बच्चे वहाँ पे हैं उनकी आंखों में जलन हो रहा है। टेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।
जी हाँ, तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा से पर्यटक जो है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी आपको बता दें कि अभी हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि जो हवा है वो दूषित होने शुरू हो गई है, लेकिन अब हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर हो, वहां से लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अब क्या उत्तराखंड को इससे नुकसान होगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं आबो हवा खराब थोड़ी जगह पर नजर आ रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर AQI का स्तर इस तरीके से बढ़ क्यों रहा है। भले ही पर्यटक पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में की बात अगर हम करें तो सरकार को राजस्व का बढ़ावा जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो भुगतना भी पड़ सकता है उत्तराखंड को भी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देव राघवेंद्र बद्री जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, द्वारका प्रसाद सेमवाल जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल जोशी जी जो कि पद्मश्री से नवाजे गए हैं, पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल जी आपसे ही करूंगी मैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा से, दिल्ली एनसीआर से, नोएडा से, जहाँ जहाँ पर भी AQI का स्तर बढ़ रहा है वहाँ से अब लोग ज़्यादा संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड के लिहाज से ये सही है? देखिए, पहले तो आप ये हमें स्वीकारना होगा, हम एक पर्यटक राज्य के रूप में भी जाने जाते हैं, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब एक दूसरी भी संज्ञा इस राज्य को मिल गई होगी कि हम प्राण बचाने वाले भी हैं। हाँ। तो अगर दिल्ली में दम घुट रहा है और लोग अगर हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तो आप ये भी मान लीजिए आपकी ये भी संज्ञा हो चुकी, आपके ये भी सम्मान है कि आपके यहाँ प्राण बचाने के लोग आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि देखिए, ये पूरे देश और दुनिया की कहानी है। अपने देश में तो 10 टॉप सिटीज हैं जो कि बहुत पॉल्यूटेड हैं, और कोई 5.2 मिलियन टन हम 2.5 का कचरा पैदा करते हैं, जिसे जो सबसे घातक हमारा माना जाता है। लेकिन अभी सवाल ये भी कई तरह के जुड़े हुए हैं प्रदूषण को लेकर के, जो हम तमाम पंजाब की पराली को और तमाम सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सच बात यह है कि अभी 80% से ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो हाउस होल्ड में, जो हमारे यहाँ करीब 86 करोड़ लोग जो लकड़ी और तमाम तरह के चूल्हे जलाने वाला जो भी फ्यूल यूज होता है कुकिंग के लिए, उसके कारण बढ़ा होता है। 7% है पराली जैसे या क्रॉप रेजिड्यू से जो हमारी परेशानी होती है। लेकिन चलिए, उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य को हिस्सा है। हम लोग अपने प्राण बचाने के लिए और अच्छी हवा खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 चीजों को बहुत संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि यही तो कहीं दोषी भी हैं जो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जो दिल्ली और एनसीआर खराब है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी पटाखे फोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को धत्ता दिखा देते हैं कि नहीं साहब, हमने जो मन में है वो करना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार को 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूँ। 7% वैसे ऑटोमोबाइल्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरी इस पोल्यूशन पे, लेकिन जब ये गाड़ियां जैम में फंसती हैं तो आप समझिए कि तिगुना हो जाता है। गाड़ी खड़ी है, चल रही है, बंद भी नहीं कर सकते, पीछे वाला धक्का मारेगा। इससे 2 बड़े संकट आते हैं। पहली बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह से भीड़ पहाड़ों में चढ़ जाती है और उनके साथ वो अकेले नहीं जाते हैं, तुम्हारा पूरा कचरा लेके वहां जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पोल्यूशन ऑटोमोबाइल के कारण 6-7% होना चाहिए वो बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी सड़क में भीड़, धीरे धीरे गाड़ी चलती है, डीजल फूकती है। 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल का मतलब है 2 किलो कार्बन का निकल जाना। तो ऐसे में का एक सिर्फ और ये बेहतर तरीका हो सकता है तो सोचा जाना चाहिए। एक तो सब लोग एक ही जगह एकत्रित हो उत्तराखंड में और पर्यटन स्थल बने, लोग चारों तरफ बढ़ जाएं। और दूसरी बात है कि इन पर रेगुलेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने नियंत्रित नहीं किया पर्यटन, तब हमारे गले में दूसरे बड़े संकट आएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अब प्राण बचाव भी हो चुका है हिमालय, और मैं इसी घटना और इससे पहले भी ये हो चुका है कि लोग पर्यटक सीधे पहाड़ की तरफ भागे। अब इन सब के लिए भी ये है कि आखिर हिमालय क्यों सुंदर है, हिमालय की शिक्षा भी जानी चाहिए। और ये जो दिल्ली और एनसीआर में जो गतिविधियां हैं जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी शिक्षा भी जाए ताकि वही हालात वहां भी बेहतर हो सके। बस मैं ये समझता हूं कि मैं तो इसी पक्ष में रहूंगा कि अगर प्राण बचाने के लिए भी हमारा राज्य जाना जा रहा है या हिमालय है,
प्रणाम करते हैं, लेकिन रेगुलेशंस के साथ करेंगे। और एक टैक्स, एयर टैक्स के बारे में भी सोच लो। शुद्ध हवा खा रहे हो, पानी पीते हो तो बोतलें खरीदते हो, तो हमारी हवा खाते हो तो भाई कुछ हमें हमारे लिए सच ये भी है कि तिलक भी लगा दें ताकि यहाँ की हवा हमेशा बनी रहे, हम उसका उपयोग उस रूप में कर सकते हैं। अनिल जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी, आपने जैसे कहा कि प्राण बचाव हो चुके हैं हिमालय, लेकिन अब उत्तराखंड में भी अभी कई जगह ऐसी निकल कर आई जहाँ पर AQI जो है वो स्तर बढ़ना शुरू, हालांकि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है जैसे कि दिल्ली वगैरह में है, लेकिन फिर भी स्तर बढ़ा है। अब हम इस बात से डिनाई तो नहीं कर सकते कि हम पर्यटक राज्य है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोग आएंगे और इससे राजस्व को फ़ायदा हो रहा है, तमाम चीज़ें, लेकिन हमें अपने उत्तराखंड को भी तो संरक्षित रखना होगा। ये बात तो उत्तराखंड के लोगों को भी समझनी होगी। यही जोड़ के तभी मैंने आपसे कहा रेगुलेशन एक सब। देखिए आप जितना बटेंगे, आप देखिए आपके पॉल्यूशन, जब गाड़ियों की कतार लगती है, आपने खुद देखा कितने धीरे धीरे गाड़ी चलती है, बंद में नहीं करेंगे, वही पॉल्यूशन डबल दुगना हो जाता है। तो इससे रेगुलेशन स्ट्रैटेजी में एक ये हो सकता है, एक जगह कम भीड़ जाए, दूसरी तरफ आपके पर्यटन स्थान अगर और बढ़ जाएंगे तो लोग उस तरह से बढ़ जाएंगे। असल में सच ये है कि हमारा पर्यटक जो है हमारे टूरिज्म सर्किल नहीं है, एक सर्किट होना चाहिए और लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आप संभव, सबको मसूरी की दौड़ है, सबको शिमला की दौड़ है, सबको नैनीताल की दौड़ है, यहाँ पे शायद हमारी कमी है। अगर हम अपना एक सर्किट बना के रखें जिसकी जानकारी अपनी वेबसाइट में डालें, लोग चारों तरफ जाएं, हवा ले, पानी ले और कंट्रीब्यूट भी करें। कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होटल वाले को होटल का पैसा दे देंगे, लेकिन जो सरकार के माथे पड़ेगा उसका भी मुझे लगता है कि जब इस तरह की प्रोविजंस होंगे कि बेहतर हिमालय, बेहतर उत्तराखंड बनने के लिए जब वो आते हैं तो शायद उनको कुछ इस रूप में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो इकोलॉजिकल टैक्स कह सकते हैं। एनवायरमेंट मसूरी वाले लेते हैं, पूरे राज्य में घुसने से पहले ही ले लेना चाहिए ताकि हम कम से कम उस धन का उपयोग अपनी बेहतरी के लिए तो करें। ये महत्वपूर्ण है। और रही AQI की बात उत्तराखंड में, तो मैं आपको बता दूं, हम हिमालय में औसतन आपने नोट किया होगा 10, 15, 20 दिन में कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है, तो हम अभी उस खतरनाक स्तर पर तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अगर इस पे चिंतन कर लें और जैसे मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर मनोज ध्यानी जी भी जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद है। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ पर देव राघवेंद्र बद्री जी का रुख करना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य की, तो देखिए पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक राज्य है हमारा, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि लोग आएंगे। मौसम भी चूंकि बहुत अच्छा हो गया है तो ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली NCR हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, हरियाणा हो, जहाँ पर आज ये स्थिति है कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल पड़ गया है। अब सबके सब अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, जिनको लेकर बहुत सारी जगह जो समाजसेवी संस्थाएं वो उस पर काम भी कर रही हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं जगह जगह पर, कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, कूड़ों का अंबार ढेर लगा है, फिर उनको जलाया जाता है, तो प्रदूषण इससे भी हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए उत्तराखंड को संरक्षित रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तराखंड, जैसा कि अभी इससे पहले अनिल जी कह रहे थे कि हम प्राण बचाओ हिमालय भी हो गया है अब, कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें अपने उत्तराखंड को भी तो संरक्षित रखना होगा। नमस्कार यासी जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आप, मुझे सबसे पहले ये खुशी होती है जब भी ये होता है कि आपको डिबेट पे आना है तो आपकी डिबेट जो है ना पर्यावरण पे होती है तो दिल खुश हो जाता है। और आज पैनल में पर्यावरण पर काम करने वाले वो देवता बैठे हुए जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन पर्यावरण के लिए लगा दिया है। अनिल जोशी सर बैठे हैं और ध्यानी सर बैठे, तमाम उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ उन सबके चरणों में। यासी जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, जोशी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम उत्तराखंड के लोग जो है, हमारा जो हिमालय है, हमारा उत्तराखंड जो है, ये प्राण बचाने वाला उत्तराखंड भी बन गया है। तो इसके लिए तो बहुत अच्छी ये सूचना है, ये तो बधाई के पात्र है हम सब लोग। दूसरी बात ये है कि हम पहले से कहते आए हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है ये पूरे एंटायर जो इंडिया है इसका सोर्स है, हब ऑफ ऑक्सीजन है, हब ऑफ फ्रेश वाटर टैंक है। बिल्कुल। दूसरी
बात यह है कि अभी क्या हो रहा है कि देखिए, अगर हम सिटीज की बात करें, थोड़ा सा मैं सिटीज की तरफ जाता हूँ कि हो क्या रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पूरे हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो विटामिन डी के मरीज आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि लोगों को विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि उनके लंबर में पेन हो रहा है, उनके सर्वाइकल में पेन हो रहा है। तो विटामिन डी जब नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियां कमजोर होंगी। अब विटामिन डी मिलेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली में जो हमारा हमारे जो वाहन है उनसे निकलने वाला जो एरो पार्टिकल है, एरोसोल्स है, इसने तो हमारे वायुमंडल को ढक लिया है, कवर कर लिया है। H2SO4 जो कारखानों से निकल रहा है वो हवा हमारे वायुमंडल में है, तो वो अस्थमा ही क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो जा नहीं रही है। क्योंकि हमारे बॉडी के सेल को प्योर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है और मेडिकल साइंस में भी कहा गया है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा हमारी सेल को जरूरत होती है। अब वहां पे ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही, अब विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि 12 बजे तो धूप आ रही है, 12 बजे के सूरज में तो विटामिन डी होता नहीं है। तो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, ताकि पहाड़ों में 7 बजे धूप आ जाती है और 7 से और 10 बजे का जो ड्यूरेशन होता है उसमें भरपूर सूरज भगवान हमको विटामिन डी देते हैं। तो विटामिन डी हमने फ्री में ले लिया है, तो हमारा जो उत्तराखंड है वो इसलिए प्राण बचाने वाला राज्य बन गया है। दूसरा सवाल, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब ने उठाया है कि रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन कि भाई आप आगे हैं। तो अभी मैं देख रहा था पिछले साल जब भगवान केदारनाथ के कपाट खुले तो एक महाशय थे, वो वहां 10,000 के पटाखे लेके पहुंचे हुए थे कि मैं हिमालय में पटाखे फोड़ूंगा। तो हमने उनको रोका और उनके वो जो पटाखे का जो कट्टा था उसको छीना और वहां स्थानीय प्रशासन को जमा किया। हमने कहा आप कहाँ हैं? आप हिमालय में हैं और आपको फ्री में आपको प्राणवायु मिल रही है, बाबा केदार का आशीर्वाद मिल रहा है और आप हिमालय में पटाखे फोड़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये जो मतलब एक अलग सा हमारा जो रस्म है आतिशबाजी करने का, ये भी समझते हैं कि ये आतिशबाजी हमें ही वापस लेनी पड़ेगी, ये पटाखों का धुआं हमें वापस ऑक्सीजन के रूप में लेना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बाद भी हम लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल। तीसरा सवाल ये है कि जब पर्यटक आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग पहले से ही, मैंने कहा ना कि जो हिमालयन राज्य हैं ये पहले से ही पूरे भारत के भाल हैं। ये ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि शुद्ध पानी भी देते हैं, पर्यटक देते हैं, औषधियां देते हैं। क्योंकि भाई आप देखिए रामायण में हनुमान जी भी औषधि लेने के लिए उत्तराखंड आए थे, आपके द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेके गए थे और फिर लक्ष्मण जी उन्होंने उनको जीवित किया था। तो इसका मतलब ये कि उत्तराखंड जो है औषधियों का भी बहुत बड़ा भंडार है। रेगुलेशन होना चाहिए, सख्त रूल होने चाहिए कि आप प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। आप जो है जो लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है कि वहीं का अन्न होना चाहिए, वहीं का पानी होना चाहिए, वहीं का भोजन होना चाहिए और वहीं के जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे उत्तराखंड के रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशनल फोक्स हैं, ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो किया जाने चाहिए, ताकि जहां पे पर्यटक जा रहा है, अब ऐसा ना हो कि 3 साल बाद फिर यासी जी डिबेट कर रहे हैं तो पता चला नैनीताल भी दिल्ली बन गया है, तो फिर नैनीताल से दूसरी जगह चल गए हैं। नहीं, आप जैसे लोग अगर रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब बढ़ेंगे हम चर्चा पर और बात कर रहे हैं आज पर्यावरण की। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर हो, हरियाणा हो, जहां पर प्रदूषण लगातार फैल रहा है, अब पर्यटक राज्य होने के नाते उत्तराखंड का लोग रुख कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग दिवाली के मौके पर पहुंच रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखने के लिए किस तरीके से पर्यावरणविद काम कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर द्वारका प्रसाद सेमवाल जी का रुख करना चाहूँगी। द्वारका प्रसाद जी, माफ़ी चाहूँगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरीके से हम लोग आज बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित रखना है या पर्यावरण को कैसे बचाना है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ संरक्षित नहीं करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मसूरी जो है वो दिल्ली जैसा नजर आने लगे कुछ टाइम बाद। नमस्कार, सबसे पहले आपको धन्यवाद और सभी दर्शकों को और आप सबको जो दीपावली के ढेर सारी आपको। देखिए, अभी जैसे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने कहा कि रेगुलेशन को लेकर के, तो ये तो बात तय कर देनी चाहिए सरकार को कि जितने भी हमारे पहले ये हिल स्टेशन है जो प्रचारित ज्यादा है, इनकी कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से होड़ जैसी मची हुई है, क्योंकि एक तरफ वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण के साथ साथ हमें पूरा इकोलॉजी सिस्टम उत्तराखंड का और अन्य हिमालयी राज्यों का समझना पड़ेगा। आप देखेंगे कि मसूरी में भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जोशीमठ में भी खतरे के बाद, जोशीमठ तो डूब ही रहा है,
बार बार नैनीताल को लेकर के बातचीत की जाती है। तो ये कई तरह की जो प्रदूषण हो रहा है वो कई तरह का है। तो एक तो कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के बातचीत होनी चाहिए और इसके लिए रेगुलेशन बनना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। एक दूसरे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम इंटायर पूरे हिमालयी राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के साथ साथ। क्योंकि क्या है कि 2 व्यक्ति है, एक गाड़ी लेकर के जा रखे हैं। तो अब आप ये बात मानिए कि 1 लीटर पेट्रोल का मतलब 2 किलो कार्बन की बात है, तो कितना सारा कार्बन उत्सर्जित हो रहा होगा। तो ये थोड़ा सा हमें अलग से भूटान जैसा और अन्य स्विट्जरलैंड जैसे देशों के मॉडल को लाना पड़ेगा कि उत्तराखंड में किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, ताकि यह न हो कि आने वाले समय में केदारनाथ जैसी और बहुत सारी त्रासदियां भी हो। वायु प्रदूषण तो है ही है, तो यहाँ पर ये सारे खतरे भी है। तीसरी बात ये रही कि उत्तराखंड में सिर्फ वो जो 5-7 गिनगिनाए नाम है वही नहीं है। यहाँ पर जो है हर घाटी, हर क्षेत्र में जो है कई सारे पर्यटक स्थल है, कई सारे बुग्याल है, कई सारे ट्रैक रूट है, अच्छे हिल स्टेशन। तो उनको थोड़ा प्रसारित करने की बात है कि सब एक ही जगह ना जाए, पॉकेट डेवलप हो, हमारे सबको एक माला से जोड़ा जाए, एक नेटवर्क से जोड़ा जाए कि हाँ कुछ लोग इस घाटी में जा रहे हैं, कुछ दूसरी घाटी में जा रहे हैं। कि अगर 20,000 50,000 टूरिस्ट हमारा मसूरी में आ रहा है और वो 50,000 की कैपेसिटी मसूरी में है, तो 50,000 की भी है तो 85,000 है, और मतलब उसी जगह पर 1.5 लाख पर्यटक भी घुसे जा रहे हैं, 2 लाख भी घुसे जा रहे हैं। तो जैसी 50,000 की कैपेसिटी पूरी हो तो वो जो है अन्य जो स्थान है हमारे उस तरफ जो है उसे डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये बात है, तो ये होनी चाहिए। और चौथी बात हम ये बोल रहे हैं कि हम पूरे देशवासियों से बातचीत कर रहे हैं और वर्ष 2010 से ये बात कह रहे हैं कि भाई हिमालय और हिमालय वासियों की भी चिंता होनी चाहिए। आपके पास पैसा है, आप आए उत्तराखंड में, आपने यहाँ कूड़ा भी छोड़ दिया, सब कुछ कार्बन उत्सर्जित कर दिया और आप फिर दिल्ली को चले गए, लेकिन यहाँ का वासी कहाँ जाएगा जो फिर लैंडस्लाइड की मार इस पर पड़ रही है। जो है उनकी सुविधा के चक्कर में बड़े बड़े होटल जो बनाए जा रहे हैं, फिर पेड़ों का कटान हो रहा है, लैंडस्लाइड सक्रिय हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए पैसा तो आ रहा है, लेकिन हमारा स्थायित्व है, जो हमारी जो मतलब सस्टेनेबल की जो हम बात करेंगे, हम उत्तराखंड और पहाड़ को कैसे मजबूत रखें। आपने पैसे के दम पर आए, पैसा फेंका, तमाशा किया और चल दिए, फिर हम कहाँ जाएंगे। तुम तो भुगत रहे हो भाई। तुम दिल्ली में जो है एक परिवार की 4 गाड़ियां हैं, एसी लगे हुए हैं। हमने जो हिमालय वासियों और उत्तराखंडियों न तो अभी तक एसी चलाया, न कुछ इस तरीके के कार्बन उत्सर्जन के हमारे कोई न उद्योग धंधे है, ना हमारी इस तरीके कोई सिस्टम है। तो ये बात होनी चाहिए कि जो दिल्ली की, मुंबई के मेट्रो सिटियों की जो आज हालत है, वो कहीं ये ना हो कि हमारी हालत भी ऐसी कर दे, क्योंकि दिल्ली ये तो ऊपर भागे, फिर हम कहाँ जाएंगे। और हम तो चलो ठीक है। द्वारिका प्रसाद जी, मेरा एक्चुअल सवाल यही था, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है कि उनको ऑड इवन फॉर्मूला लागू करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी उनका कुछ भला नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें अब उत्तराखंड में पर्यटक को बढ़ावा मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आकर भी अगर उसी तरीके से दुर्गति करेंगे तो फिर हम अब ये उत्तराखंड वाले कहाँ जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लेकर के सरकार को पॉलिसी लानी पड़ी, बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए गौमुख में हजार टन कूड़ा पड़ा रहता है। नदी घाटी जहां भी आप जाएंगे, ये लोग इतने मतलब हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इतने बदतमीजी से जो है हिमालय को रौन देते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो गौमुख से आते हैं, हम गंगोत्री से आते हैं, हम उत्तरकाशी से आते हैं। इतना मतलब बेतरतीब तरीके उन्होंने कुरकुरा खाया फेंक दिया, पानी की बोतल पे फेंक दिया। नहीं, ये तो हमें समझना होगा और मुझे लगता है इस पर पेनाल्टी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप किसी को अभी जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि हम प्राण बचाने वाले में हैं, तो भाई हमें इतना अधिकार है कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, पेनाल्टी ले सकते हैं। मैं वापस आऊंगी द्वारिका प्रसाद जी आपके पास। मनोज ध्यानी जी काफी देर से इंतजार करें, माफी चाहूंगी मनोज जी, काफी देर से आपके पास आ रही हूं मैं। अगर हम बात करें पर्यावरण को संरक्षित करने की, बचाने की,
जाएगी। तो जैसे कि ये एक लंबा डिस्कशन हम लोग अभी ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई अगर ऐसा ना हो कि दिल्ली वाले आए और यहाँ पर वही चीजें करके चले जाएं, उसके बाद फिर हम उत्तराखंड वाले दूर सोच रहे हैं कि हम हिमाचल चले जाते हैं, कि हो सकता है, लेकिन हिमाचल में भी जगह नहीं क्योंकि वहां पर भी लोग पहुंच ही रहे होंगे। अगर हम बात करें अगर हम वहां पर बात करें तो देखिए हमें कहीं ना कहीं इस पर हमारा मेन फोकस आना चाहिए। जैसे कि अभी बात की गई कि अगर कुरकुरा खाया, पैकेट फेंक दिया, पेनाल्टी जरूर होनी चाहिए ऐसी चीजों पे, क्योंकि अगर हमें अपने आप को स्वच्छ साफ सुथरा रखना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भी एक कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, ना कि ये ध्यान में रखते कि नहीं नहीं इससे तो हमारे राजस्व को बढ़ावा मिल रहा है तो जो कर रहा है फिर करने देता है। यशी जी, बहुत ही सार्थक डिस्कशन मैं कहूँगा कि आज का है, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी बहुत बड़ा विषय है जिस पर बहुत ही गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। पैनल भी बहुत सुंदर है, मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था, बहुत अच्छे विचार आए हैं। देखिए, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और इसका जो 80% भूभाग है वो एक तरीके से हिमालय क्षेत्र का है और जंगलों का क्षेत्र है। और हम लोग सामाजिक रूप से अगर बात करें कि हमारे आज भी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो एग्री करेंगे कि आज जब गांव में जाते हैं तो वहाँ की अगर आप समस्याओं की बात करेंगे तो उनके सामने स्वास्थ्य चिकित्सा की समस्याओं के साथ साथ ये रहता है कि बाघ ने मवेशी खा लिए, बाघ ने किसी व्यक्ति पे हमला कर दिया, रीछ ने हमला कर दिया, बंदरों ने खेती चौपट कर दी। ये समस्या आती है। ये दिखाता है कि हम जंगलों के बीच में बैठे हुए समाज है और हमारा जंगलों से एक जुड़ाव है, जंगलों से हमारा एक प्रेम है, प्रीति है, पानी के साथ हमारा एक जुड़ाव है, जमीन के साथ एक जुड़ाव है। ये जुड़ाव जो है हिमालय को संरक्षित करता है और हिमालय के लिए बड़ा ही सकारात्मक एक समाज का कार्य बनाता है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको इस संस्कृति के बारे में जिनके ज्ञान नहीं है, उन्होंने वो संस्कृति देखी है जहाँ पेड़ कट चुके हैं, बड़े बड़े ऊंचे मंजिला भवन है, अट्टालिकाएं हैं, गाड़ी घोड़ा मेट्रो ये दौड़ रही है और वहाँ जो वायु प्रदूषण है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आज वो रह नहीं पा रहे। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए यही समाज जिम्मेदार है जिसने समय रहते अपने पेड़ों को ना तो बचने दिया, ना उसके लिए लड़े, ना मरे, और जिन्होंने अपने नदियों को बिल्कुल काला कर दिया। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में यमुना जी की हालत देखकर दुख होता है। आप जितनी भी नदियों का आप आकलन करें जो शहरों के, मनोज जी, मैं क्योंकि काफी टाइम से ये चीज देख रही हूँ कि दिल्ली की अगर हम बात करें, यमुना नदी की बात करें, तो छठ पर्व के पहले से ये AQI जो है हमने हमेशा देखा है कि वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यमुना का जो पानी है वो झाग जैसा हो जाता है और वहाँ पर फिर पूजा करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हमें पता है कि इस टाइम पे ये दिक्कतें ज़्यादा आती, क्योंकि पराली भी उस टाइम जल रही होती है, दिवाली भी होती है, त्यौहार भी होते हैं, व्हीकल्स का जो प्रदूषण है वो तो है ही, साथ ही साथ ये जो त्यौहार के टाइम पे जब हम जानते हैं कि छठ पर्व से पहले हमें इस तरीके की समस्या होती है, तो क्या इस पर मंथन नहीं किया जा सकता? क्या इस पर पहले से कोई योजना नहीं बनाई जा सकती? कितना मुश्किल है पर्यावरण को बचाना भाई? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। समाज, लेकिन समाज जो है उसकी जरूरत क्या है? समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, अपना विचार बदलना पड़ेगा। उसे अभी भाई सेमवाल जी बड़ा अच्छा एक बात कह रहे थे कि 2 व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहे हो, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं और कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ये कितना वो AC जलाने पे, रेफ्रिजरेशन के द्वारा उत्सर्जन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्याओं को उन्होंने जन्म दे दिया है और वो चाहते हैं कि यही जो जन्म है ये उत्तराखंड के भीतर भी जिस तरीके की भीड़ भाड़ हुई है और जिस तरीके से पर्यावरण से छेड़छाड़ हुई है, उसके दुष्परिणाम हमने जोशीमठ में देखे हैं कि जोशीमठ में आने लगते हैं, पुरी में वो आने लगते हैं, धसाव होने लग गया है। हिमाचल में हमने
इस बार जो अतिवृष्टि और उसके बाद जो वहाँ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, और उत्तराखंड उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से पुल और सड़कें बह गई है, ये हमें दिख रहा है कि इस समय भयावह रूप धारण हो रहा है। ये जो काल अभी है देखिए खोज निकल कर आई है कि उत्तराखंड में भूकंप आ सकता है और उसकी तीव्रता काफी ज्यादा हो सकती है। उत्तराखंड रेड जोन में आता है, कई जोन में बांटा गया जिसमें पहले नंबर पर उत्तराखंड है। तो अगर हम वैसे भी आपदा से ग्रसित राज्य हैं, उसमें भी आके अगर हम पर्यावरण को दूषित कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? नहीं, इसका इम्पैक्ट अगर उत्तराखंडियों पे पड़ता हो तो शायद मैं कहूंगा कि चलिए कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी है, उस पर असर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा, बहुत बड़ी आबादी पे पड़ रहा है। क्योंकि ये बात हमारे को याद रखनी पड़ेगी और हमारे साथियों ने ये बात बोली है इस पैनल पे, और हमने इसको राइट किया था उत्तराखंड मूवमेंट के दौरान पे, इस पे पूरे आलेख सरकार को सौंपे हैं, पूरे दस्तावेज सौंपे, और ये बात लिखकर दी कि उत्तराखंड अकेला उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड इज ऑक्सीजन बैंक ऑफ इंडिया। हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे जो पेड़ हैं ये ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप कोविड काल पे जरा थोड़ा नजर डालिए कि जब 50-50 हजार रुपया लोग गड्डी लेके खड़े थे और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो कितनी मतलब महत्वपूर्ण चीज उत्तराखंड अवाम को दे रहा है, भारतीय अवाम को दे रहा है, और उसकी कीमत क्या मतलब उसकी कीमत क्या लगाएंगे, हम कुछ नहीं लगा सकते। इसी तरीके से वाटर बैंक ऑफ इंडिया भी उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा पानी का जो सप्लाई है, दिल्ली में तो गंगा जी का ही पानी सप्लाई होता है पूरे प्रत्येक नल में, तो यहाँ का पीने का हम जल मुहैया कराते हैं। यही जल से, इसी जल से बिजली उत्पादित हो रही है जो पूरे देश के भीतर कई राज्यों के भीतर जा रही है। लखवाड़ डैम अगर हम अब बात करें, उसमें तो 5 राज्य उसके स्टेक होल्डर्स बने हुए हैं। तो उत्तराखंड को जिम्मेदारी बचाने की जिम्मेदारी अकेली हमारी नहीं है। एक और हमने कंसेप्ट दिया था उसमें, OLPF, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन फैक्टर। हमारा जो ऑक्सीजन जो है, बाकी लोग तो कार्बन उत्सर्जन करके ओजोन लेयर को तबाह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ताकि जो विकिरण है वो बढ़ता रहे, लेकिन उत्तराखंड ऑक्सीजन पैदा करता है, उस ऑक्सीजन से ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन होता है, वो प्रोटेक्शन फैक्टर का काम करते हैं। और हमारी सरकारें जिनको नीतियां बनानी चाहिए, जिनके हाथ में है, वो क्या करनी है। आप तो यशी जी देहरादून में सहजदारा पता नहीं के लेटेस्ट कब गई होंगी, पूरा अगर आप जाए तो आपको लगेगा जैसे आप सहारनपुर आ गए। नहीं मनोज जी, मुझे गए हुए 2006 में गई थी मैं, और मुझे लगता है उस वक्त उत्तराखंड की तस्वीर काफी अलग थी, और अब तो काफी अलग हो गए होंगे। बहुत देर थी। अब आप जाएंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे, दोनों तरफ बिल्कुल एक पेड़ नहीं है, सड़क के किनारे पूरे के पूरे छपान कर दिए गए हैं। आखिर हम उत्तराखंड को बनाना क्या चाह रहे हैं? उत्तराखंड को बर्बाद करने नहीं, और मुझे लगता है मनोज जी इसके लिए ना सिर्फ सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन मेरी आपकी और उस समस्त हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जैसे पहाड़ से लगाव है, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें कम से कम नैतिकता के आधार पर और अपने पर्यावरण को बचाने के आधार पर कम से कम वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन हो और प्रकृति को नुकसान पहुंचे। और चूंकि हम जानते हैं कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें नहीं छोड़ेगी, और उसके एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हमने अभी उत्तराखंड में देखे हैं, एक से एक, जो चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, उसकी कितनी पुरानी रिपोर्ट थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और उसके बाद अब जोशीमठ पे मकान दरक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अनदेखी करना है और ये हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। जी, मैं एक बात, मतलब पहाड़ के अगर आदमी की बात करें, चाहे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, जौनसार, बाबर, कहीं की बात करें, पहाड़ का आदमी जो ट्रैवल करता है, आप वहाँ देखिए प्रातः काल जीपें लगी रहती हैं, सुबह 4 बजे से चलती हैं, लोग उसमें जीपों में ठूस के भरे रहते हैं, और तब वो ट्रैवल करते हैं। अगर आप बसेस में देखेंगे, बसेस का भी यही हाल रहता है। उत्तराखंड का व्यक्ति आज भी कम डीजल, कम पेट्रोल पर यात्रा कर रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर अधिक डिपेंडेंट है। लेकिन जो बाहर से आ रही हैं, जो गाड़ियों का भरमार बढ़ती जा रही है, जो दबाव बढ़ता जा रहा है, ये दबाव जो है बाहर से आ रहा है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है जब अनिल जोशी जी रेगुलेशन की बात कर रहे थे, वो इसी रेगुलेशन की बात कर रहे थे
कि किस तरीके से बहुत बड़ा जो दबाव है वो पहाड़ों के ऊपर उसे रोका जाए। अभी भाई देव बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से केदारनाथ में पटाखे जो जलाने के लिए केदारनाथ में आए थे उन्होंने रोका था। तो हमारे यहाँ के लोग सजग हैं, वो अपने पहाड़ों को बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो नीति निर्माता हैं उनको मुझे लगता है कि हमें एक सहमति तो बनानी ही चाहिए कि पहाड़ विषम भी होना चाहिए नंबर 1, और विषमता के साथ साथ पहाड़ में आने वाला जो टूरिस्ट चाहे तीर्थाटन या पर्यटन क्षेत्र में है उसके लिए महंगा भी होना चाहिए, ताकि कुछ रेस्ट्रिक्टिव जो है, क्योंकि हम पूरे देश के नागरिक को अधिकार है कि वो जाए, लेकिन हम कैसे रोके, मतलब हमारे को मोडेलिटीज को करना पड़ेगा। तो एक ये नहीं कि हम बहुत इजी एक्सेस जो है उसे दे दें। जैसे मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में परमिट मिलता है, परमिट के आधार पर आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन पे होता है, उस परमिट के आधार पे आप वहां यात्रा करते हैं। उत्तराखंड में तो यह हाल है कि आप आओ और जितना मर्जी। बिल्कुल मनोज जी, देखिए नॉर्थ में ना लोग बहुत ज्यादा एडुकेटेड है मुझे लगता है, और वो ये सारी चीजें समझते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये इधर से ही क्रिएट की जाती है। दिल्ली वाले कुछ नहीं हो रहा है तो चलो उत्तराखंड चलते हैं, 5 घंटे का रास्ता है, सरकार ने और रोडें ठीक कर दी हैं, चले गाड़ी उठाते हैं, दोस्तों को इकट्ठा किया चले गए, वहां जाके थोड़ा नशा किया वापस आ गए, इतना ही करना है उनको। उत्तराखंड तो यह हाल हो गया है कि आजकल नेशनल पॉलिटिक्स की जो ब्रांडिंग है लीडर्स हैं, चाहे वो मोदी जी हो कैलाश नाथ जी में या राहुल गांधी हो जो केदारनाथ से हो, वो अपनी ब्रांडिंग भी उत्तराखंड से कर रहे हैं। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हिमालय से आप ब्रांडिंग कर रहे हैं उस हिमालय को बचाने के लिए भी तो काम करिए। मनोज जी, मैं जरा वापस आती हूँ, देव जी का रुख कर लेते हैं। देव जी को बड़ा मजा आ रहा है इसमें, क्यों देव जी? सर दिल खुश कर दिया मनोज ध्यानी सर ने, और बहुत अच्छी उसके बाद द्वारका प्रसाद जी, मैं आपके पास आती हूँ। जितने भी बड़े लोग हैं, नेता हैं, वो ब्रांडिंग उत्तराखंड से कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड को ऑक्सीजन रॉयल्टी देनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरा सवाल ये है, अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात की, भूटान की बात भी बीच में आई, तो मुझे मतलब ये अवेयरनेस कौन क्रिएट करेगा? मोदी जी तो नहीं बोलेंगे कि भाई आपको पॉलीथीन घर से बाहर ले जानी चाहिए। क्या हर बात मोदी जी करने के लिए आएंगे, या हर बात जो और नेता इस देश में आते हैं वो करेंगे? हमारी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ये क्रिएट क्यों नहीं हो पा रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन में तो दिखाया गया कि बेटा पूछता पानी कहाँ से आता है, तो मम्मी बोलती बेटा वी कैन गेट वाटर फ्रॉम द बिस्लेरी शॉप, हम बिस्लेरी से पानी आता है। तो उसके दिमाग में तो वही है कि भाई पानी तो बिस्लेरी में है, उसे वो तो दिल्ली में मिल जाएगा, वो उत्तराखंड में आएगा, उसे तो पता है ना कि पानी तो बिस्लेरी में मिल रहा है, उसे क्या लेना देना गंगा से? वो गंगा में शराब पिएगा, वो गंगा में पॉलीथीन डालेगा। दूसरी बात यह है कि वो जब मम्मी से पूछता है कि मम्मी आलू कहाँ से आता है, तो मम्मी बोलती है बेटा ये सब्जी में रामलाल की दुकान से आता है। उसे क्या पता कि ये आलू जिस धरती में उगता है वहां की मिट्टी भी सुरक्षित रखनी पड़ती है। तो जब यही एरर हो गया है तो हम आगे क्या कल्पना कर सकते हैं? क्या हमारी एजुकेशन में ये कहीं लिखा है? क्या हमारी एजुकेशन में इस तरीके की एजुकेशन है? हमारी एजुकेशन है कि हार्वर्ड में जाके या IIM में जाके बिजनेस कैसे करना है, तो वही हो रहा है। या उत्तराखंड में उत्तराखंड की नदियों का बिजनेस करो, बड़े बड़े डैम बना दो, उत्तराखंड में पेड़ों को काट दो, उनका बिजनेस कर दो, बड़े बड़े डैम बना दो, उत्तराखंड में हिमालय तक। द्वारका प्रसाद जी फटाफट अपनी बात को प्लीज पूरा करिएगा, क्योंकि वाइंड अप का समय हो रहा है, जल्दी से अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। इसको लेकर के यही है कि देश और दुनिया हिमालय के साथ हिमालय वासियों की भी चिंता करे, और सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि एक सर्किट अलग अलग नदी घाटियों के बनाए कि कहाँ कहाँ पर हमारे कितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों को नए स्थान मिले। तीसरी एक बात है कि भाई उत्तराखंडियों को, सरकार को छोड़ करके जो आम व्यक्ति, आम गांव का व्यक्ति है, हम लोग ग्रीन बोनस की बात कर रहे हैं, तो वो आम व्यक्ति को मिले, क्योंकि जिन्होंने जंगल बचा के रखे, जिन्होंने चिपको आंदोलन लड़ा, जो पेड़ अपने पड़ोसी को काट नहीं देते, इतना जो प्यार करते हैं, तो जब वो देखते हैं कि बगल वाले को जो बड़ा आदमी है पैसा लेकर के आए निगम, उसने जंगल के जंगल काट दिए, और जब राम प्रसाद को जो है अपने घर के लिए लकड़ी चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता, तब वन कानून 1980 आ जाता है। तो इस तरीके अगर देश को जो है स्वस्थ और मस्त रहना है तो
तो उनको उत्तराखंडियों को और उत्तराखंड का हिमालय और हिमालय दोनों की को चिंता बचाना। करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए जरूर सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल की जाएगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल आता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।